नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। John J. Chapman once said, one of the deepest impulses in a man is the impulse to record, to scratch a drawing on a tusk, or to keep a diary. The enduring value of the past is, one might say, the very basis of civilization. And today, we gather to throw light on that very important part of history. ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद करता। जहां संस्कृति, संस्कार और इतिहास की बात आती है और उन्हीं बातों के अंदर 2 दिवसीय कार्यक्रम जहां महिला पीजी महाविद्यालय के अंदर आयोजित हो रहा है और संस्थान की जो महिला पीजी महाविद्यालय की प्राचार्य मनोरमा जी उपाध्याय हमारे साथ हैं। क्या इन 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपका लक्ष्य रहा और कैसे आपके कार्यक्रम आयोजित होंगे, हम हमारे दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। आपका आभार सर। महिला पीजी महाविद्यालय 2 दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है 25 और 26 जुलाई, जिसका विषय रहेगा टेम्पल्स एज इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर एंड सोशल हिस्ट्री। ये विचार तब मन में आया जब ये महसूस किया आदरणीय प्रोफेसर एसपी व्यास जी और मैंने कि मंदिरों को केवल धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है, जबकि मंदिर इतिहास की दृष्टि से बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। जैसे संध्या जी का डांस है ना, गीत गाया पत्थरों में, तो पत्थर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाज के बारे में। क्या बोलते हैं? मूर्ति शिल्प के बारे में। क्या बोलते हैं? संस्कृति के बारे में। क्या बोलते हैं? विज्ञान और तकनीक के बारे में। क्या बोलते हैं? हमारे समन्वय के बारे में। क्या बोलते हैं? हम सभी की यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। तो ये जब सारी चीजें हमने महसूस की, तब लगा कि भारत के जो इतिहासज्ञ हैं नामी, उनको आमंत्रित किया जाए और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाए जहां इन विविध पक्षों पर शोध पत्र पढ़े जाएं। महिलाओं का क्या योगदान है, शिल्पकारों का क्या योगदान है, गजधरों का क्या योगदान है, मजदूर महिलाएं, श्रमिक, इन सबकी सूचनाएं हमें मिलती है कमठावैयों में। साथ में हमें ये जानकारी मिलती है कि आर्किटेक्ट कौन था, यानी उस सबको डिजाइन करने वाला कौन था, किस तरह की मेटल आर्ट इस्तेमाल होती थी, आर्ट ऑफ मेटलर्जी की जानकारी हमें मिलती है। आज हम इतने टेक्निकली आगे हैं, एआई की बात करते हैं, लेकिन वहां आप देखिए इतने बड़े मंदिर क्या ध्वस्त हुए इतने समय तक भी, एक पत्थर, एक ईंट नहीं हिली है। तो वो क्या टेक्नोलॉजी थी? क्या कोई कंप्यूटर था? क्या कोई ज्ञान था? क्या कोई मशीनें थी इस तरह की? अर्थ मूवर्स थे? नहीं थे। तो क्या तकनीक रही होगी? किस तरह से चावड़िए, जिनको हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं, बड़े बड़े पत्थर और शिलाएं जो हैं वो उठाकर ऊपर ले जाते थे। किस तरह से हाथियों का उपयोग जो है पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पर ले जाने में होता था। और सबसे श्रेष्ठ उनकी मैथमेटिकल गणना, जो 6 मतलब कितनी सी मूर्ति है 1 इंच की, उसके नाखून और बाल तक स्पष्ट दिखलाई पड़ते हैं। जो गुंबद इतने विशाल बने, उनका कैलकुलेशन
तब पाई का कैलकुलेशन तो नहीं था। तो क्या कैलकुलेशन था? अमेजिंग मैथमेटिक्स लीलावती शास्त्र में, प्रसाद मंडन में, राजवल्लभ वास्तु शास्त्र में। तो ये सारी चीजें हमें अपनी संस्कृति, हमें हमारे इतिहास पर गर्व करना सिखाती है। हमारे आज के जो खास तौर से वक्ता बाहर से पधारे वो कौन कौन थे, हम जानना चाहेंगे। जी सर, जो उद्घाटन सत्र था उसके मुख्य अतिथि आदरणीय हिज हाइनेस महाराजा गज सिंह जी साहब थे और अध्यक्ष हमारे माननीय कुलपति के श्रीवास्तव साहब थे और मुख्य वक्ता, बीज वक्ता जो थे वो प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी थे। आप जो है गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से पधारे थे और आपने इतिहास लेखन में मंदिरों की भूमिका और आर्थिक परिदृश्य से उसको जोड़ना क्यों आवश्यक है, इतिहास लेखन में क्या क्या अब होना चाहिए, किस डायरेक्शन में शोध होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी। टेक्निकल जहाँ सेशन थे और डॉक्टर आर.पी. व्यास जी की जहाँ बात आती है और इतिहासवेता के रूप में कई इतिहासवेता तैयार करने वाले वो थे, उस सेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी सर, इसी का दूसरा सत्र जो था वो प्रोफेसर आर.पी. व्यास स्मृति व्याख्यान सीरीज 10 था। प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन होता है और इसमें जो मुख्य वक्ता थी वो थी प्रोफेसर विजया लक्ष्मी सिंह जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पधारी थी और आपने बुद्धिस्ट जो स्तूप हैं जो राजस्थान में मौजूद हैं, आर्कियोलॉजिकली जिनके बारे में खोज तो हुई है लेकिन जानकारी बहुत कम है, पूरा जो सर्किट है झालावाड़ और सीकर और वो वाला, प्रोफेसर सुधीर जी माननीय कुलपति हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बहुत ही स्नेह के साथ और चाचा यानी प्रोफेसर आर.पी. व्यास जी की स्मृति को हमेशा संजोए रखने वाली आदरणीय जी सूर्यकांता जी व्यास थी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब बात आती है कि इतिहास में सब कुछ है और संगीत भी है, और संगीत के लिए जो आपका ये कार्यक्रम खास तौर से भी शाम को आयोजित किया गया था, उसकी क्या मूल बात थी, हम ये भी जानना चाहेंगे। जी सर, बहुत ही खुशी के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारी बच्चियों ने नृत्य प्रस्तुति दी वो इसी सेमिनार की संगोष्ठी की थीम पर आधारित थी। मंदिरों के विभिन्न परिदृश्यों को प्रस्तुत करते हुए हमने आरंभ किया आर्य और अनार्य परंपरा के मेल वाले हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा मंदिर से। वहां के जो गद्दी हैं उनका नृत्य मां हिडिंबा को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद हम आए गुजरात की तरफ, शिव पार्वती का लास्य जिससे शिव पार्वती संतति उत्पन्न होती और इस विश्व को राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति मिलती, तो वह लास्य कथक परंपरा में किया गया। उसके बाद हम बड़े तमिलनाडु की तरफ, मुरुगन स्वामी कार्तिकेय जो दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय है। और मैं आपको बता दूं आनंद जी कि जिस तरह से हमारे यहाँ रामदेव जी की भक्ति है, लोग लौट कर नंगे पैर पैदल यात्रा करते हैं, वैसे ही मुरुगन स्वामी के मंदिर जो लगभग 150 फीट ऊंची पहाड़ी पर है, वहां पर इस तरह की यात्रा जो है वो करते हैं। तो वो दक्षिण के संरक्षक देवता माने जाते हैं। तो भरतनाट्यम शैली में जो देवदासियों द्वारा मंदिरों में किया जाने वाला नृत्य था, ये प्रस्तुति दी गई। फिर बहुत ही पारंपरिक जो शैली में कथकली में जिस विषय में मूलतः नृत्य किया जाता है, सीता हरण और रावण वध की जो कथा है, उसको हमने नृत्य के माध्यम से किया। फिर हम गए मोहिनी अट्टम की तरफ और छात्राओं ने विभिन्न गोपुरमों और विमानों में अंकित जो मुद्राएं थी मोहिनी अट्टम की अप्सराओं की, उन मुद्राओं को अंकित किया। उसके बाद हम बड़े जगन्नाथ स्वामी की उपासना की तरफ और कुचिपुड़ी के माध्यम से हमारी छात्राओं ने उसको प्रदर्शित किया। फिर उत्तर प्रदेश में ब्रिज का रास तो सभी जानते हैं, कृष्ण और रास लीला का प्रस्तुतिकरण, और बंगाल में माँ दुर्गा की उपासना के बिना बंगाल अधूरा है, तो यहाँ सिंदूर खेला और धूप नृत्य और अंत में महिषासुर का वध। तो ये एक मैसेज था सभी को कि शास्त्रीय परंपरा भी उतनी ही समृद्ध है और जो मूर्तियों का अंकन, नृत्य मुद्राओं का अंकन मंदिरों में है,
वह ही हमारी शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में है, उसको प्रस्तुत किया जाए। साथ में लोक को भी हमने प्रस्तुत किया, क्योंकि लोक परंपरा भी उतनी ही समृद्ध है जितनी शास्त्रीय। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे लोक देवता हुए हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, ये ऐसे सामान्य लोग थे जिन्होंने जनता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी या समाज में ऐसे परिवर्तन किए जिससे जन कल्याण हो। तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो नृत्य किया जाता है भवई, और रामदेव जी का विख्यात लूने चेरा धनिया 13 ताली का जो नृत्य है वो भी प्रस्तुत किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बात इतिहास की ही नहीं, धरोहर की नहीं, संगीत की नहीं, शास्त्रीय संगीत की भी। और जहां एकता में अनेकता की बात होती है, बिल्कुल वही बात आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जो भी नृत्य हो सकते हैं, उन सबको आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से बालिकाओं ने प्रस्तुत किया। और बिल्कुल ऐसी ही बात कल भी चलती रहेगी। टेक्निकल सेशन के साथ हम जुड़े रहेंगे आपके साथ।